अस्सलाम वालेकुम। तो रिव्यू एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ये सारी की सारी कवर करेंगे इस वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, और लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा जैसे ही ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते जाएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे और लास्ट पे इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कहीं पर इशू आएगा तो आप ज़रूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगे तब भी हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ जी, ऑन अ सर्कुलर क्लॉक विद अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्या आपके पास एक घड़ी है जिसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है। दी पॉइंट्स फ्रॉम 2 to 10 फॉर्म अ कोड। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, घड़ी के ऊपर जो 2 लिखा होता है ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, कोड आ जाती है। क्लियर। अच्छा जी, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लॉक टू द कोड। आपने इस कोड का घड़ी के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये रहा इसका सेंटर और ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला। अच्छा, एक चीज उन्होंने बताई थी, इसका रेडियस वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस को मैं यूं भी बना सकता हूँ कि ये सेंटर है, सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट आप ले लें, तो मैं इस पॉइंट तक अगर चलता हूँ तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। आप इनको नाम दे दें। इस पॉइंट को मैं ए क्या देता हूँ, ये पॉइंट बी है, और ये दरमियान में जो कट किया इसे हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो सेंटर था सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन बातों को पहले लिख लेते हैं। हमने जो डिस्टेंस मालूम करना है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये एम से लेकर ओ वाला, ये वाला डिस्टेंस आपने मालूम करना है, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस जो कि एम से ओ का डिस्टेंस बनता है। अब इस इन्हीं बातों को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट सेंटर ऑफ क्लॉक इज ओ, कि क्लॉक का सेंटर ओ है। डिस्टेंस ऑफ कोड इज, कोड का जो डिस्टेंस है जो हमने मालूम करना है वो क्या है, ओ एम है, वो हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का रेडियस दे दिया हुआ था, आप देखें ओ से लेकर ए तक, इस पॉइंट तक ये लाइन आपका क्या होगी, रेडियस होगी। तो वो कितना था 6 सेंटीमीटर। मैंने ओ भी लिखा यहाँ पर क्योंकि आप ये रेडियस यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ भी ले सकते हैं, तो दोनों बराबर ही होंगे, आप कोई भी ले ले तो वो 6 सेंटीमीटर ही होगा, तो हमने दोनों लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। लेंथ ऑफ कोड, कोड की जो लेंथ थी वो ए से लेकर बी तक थी, वो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं हम। जैसा कि हमें ये पता है, उसने बताया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ एम है ये ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी बात को लिखा हमने कि हमारे पास जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। और जब भी आप कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कोड के ऊपर तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में कट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो लिहाजा ओ एम ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया ए बी को। तो ये जो ओ एम वाली लाइन थी इसने क्या कर दिया, ए बी को दो बराबर हिस्सों में काट दिया। ये चीज हमने लिख दी। अब अब काट दिया तो मतलब ये हुआ जितना हिस्सा यहाँ पे बचा उतना हिस्सा यहाँ पे बचा। अब टोटल जो लाइन थी ए से लेकर बी तक, जो टोटल लाइन थी वो हमारे पास थी ए से बी 10 सेंटीमीटर। तो दरमियान से कट गया तो आधा हिस्सा बचा यहाँ पर और आधा हिस्सा वहां पे बच गया। तो कितना हिस्सा बचेगा, 5 यहाँ पे बच गया और 5 हिस्सा यहाँ पे बच गया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इस चीज को हम थोड़ा कैलकुलेशन के वे में बताएंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हम ए एम, जो ए एम है ए से लेकर एम तक, ये वाली लाइन अगर मालूम करें तो वो कैसे आएगी। आप पूरी ए बी वाली लाइन को 2 पे डिवाइड कर दो। तो ए बी वाली लाइन को 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप ए बी वाली लाइन को दरमियान से आधा काट दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही हमने इस तरीके से लिख दिया कि ए एम किसके बराबर है, ए बी का हाफ करने के बराबर है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे। ए से बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया, नीचे 2 एज इट इज आ गया, और 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ये है आपका ए एम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये अब हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये जो आपके पास आपका रेडियस था वो कितना था, 6 सेंटीमीटर था। ये था 6 सेंटीमीटर, वो था 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें दो चीजें पता है और तीसरी चीज बस रह गई ये वाली, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें ना तो अंदर वाला हिस्सा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये वाली लाइन मालूम कर सकते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए एम ओ, आप देखें जरा, ये रहा ए, ये रहा एम और ये रहा ओ। तो ए एम ओ इस ट्राइंगल
ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर राइट एंगल ट्राइंगल। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 के सामने वाली जो लाइन है यानी कि ओ से लेकर ए तक, ये बेसिकली हाइपोटेन्यूस होता है ना, इसका आप स्केयर लेंगे तो बाकी दोनों लाइनों के बराबर आएगा। तो ओ ए का स्केयर ले लिया, वो किसके बराबर आएगा, बाकी दो लाइनें, बाकी दूसरी लाइन थी ए एम, ये देखिए रेड वाली ए से एम ये वाली लाइन, और कौन सी बचती है, ओ से एम, और दूसरी आ गई ओ से एम का स्केयर के बराबर आएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ओ से लेकर ए तक, आप देखें यहाँ पर ओ से लेकर ए तक जो लाइन है हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखा हमने ओ ए क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ गया ओ ए की जगह पे 6 आ गया। ए एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ गया 5, ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब इनके स्केयर ओपन करें, 6 का स्केयर 36, 5 का 25, ये एज इट इज रहेगा। ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 36 में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास ओ एम। इनको माइनस किया तो आपके पास 11 बच गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। स्केयर है ना दोनों के ऊपर, तो हम स्केयर खत्म करने के लिए दोनों का अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पर भी हमने अंडर रूट ले लिया, और इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट स्केयर को कैंसिल आउट कर देगा इसके स्केयर को, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ओ एम, और 11 का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3.32 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से एम का डिस्टेंस है 3.32, और यही डिस्टेंस तो हम मालूम करना चाह रहे थे, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो कि कोड का डिस्टेंस बता रही है सेंटर से, जो कि हमने मालूम करना था। तो इसी चीज़ को अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, के सेंटर से कोड तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये सेंटर थी ये कोड थी, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास 3.32 सेंटीमीटर है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे, कहीं पर अगर इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मूव करते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ जी, अ कोड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक कोड है, मान लीजिए ये सर्कल है और ये हमारे पास हमारी कोड है, और इसकी लेंथ उसने दे दी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 6 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सर्कल के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से कोई भी बाउंड्री के पॉइंट तक, तो यहीं तक मैं बना देता हूँ, ये जो है ये आपका रेडियस है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, इसको नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। सेंटर को ओ कहेंगे, इस पॉइंट को आप ए कह दें, इस पॉइंट को आप बी कह दें, और जहाँ पे कट कर रहा है इसे आप एम कह दें। क्लियर, अब इन बातों को लिख देते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि लेट ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ से ए हमारे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब अगली चीज, लेंथ ऑफ कोड उन्होंने दे दी थी, ए से बी हमारे पास कोड की लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर थी, वो हमने लिख लिया। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था ओ से एम, वो भी हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस था ओ एम, वो है 4 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख लिया। अब जैसा कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, एक इसका ये मतलब हो गया। दूसरा इसका ये मतलब है कि ये जो ए से बी वाली लाइन है ना, अब ये दरमियान से कट रही है, बिल्कुल बराबर इससे बनेंगे, एक हिस्सा यहाँ पर और एक हिस्सा यहाँ पर। तो टोटल 6 थी, तो 3 यहाँ बच जाएगा, 3 ही यहाँ पर बच जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकल वे में हम लिखेंगे, जैसा कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जैसा कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ओ एम क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ए से एम वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरी लाइन को, यानी कि ए से लेकर बी तक वाली लाइन को 2 पे डिवाइड करके। आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइन है ए से लेकर बी तक, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये दरमियान से कट जाएगी, कट जाएगी तो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एम वाली लाइन आ जाएगी। इन्हीं बातों को अब हमने लिखना है यहाँ पर इस तरीके से कि हमारे पास जो साइड ए बी है उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो कौन सी साइड आ जाएगी, ए एम आ जाएगी। ए बी को डिवाइड करेंगे 2 पे तो कौन सी साइड आ जाएगी, ये वाली, ये कौन सी है, ए से लेकर एम तक। क्लियर, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, जैसे कि ए बी ए से लेकर बी तक था 6 सेंटीमीटर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसी चीज को हमने लिख दिया।
तो ए बी की जगह पे 6 आ गया। अब 6 2 पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होकर 3 बच जाएगा। 3 सेंटीमीटर आपके पास आ गई ए एम की लाइन। वैसे हमने अंदाज़ा भी लगा लिया था लेकिन हमने कैलकुलेट भी कर लिया। चलें, अब चूंकि ये कंप्लीट हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है जिसकी दो साइडें भी पता हमें हमें पता चल चुका है कि ये वाली साइड तो चले 4 सेंटीमीटर थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है, अब ये कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी पता चल गया हमें। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली लाइन मालूम की जा सकती है। तो लगाते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले ट्राइंगल ए एम ओ इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने वाली लाइन का आपने स्केयर लेना है। सामने कौन सी लाइन है, ओ से ए, तो हमने ले लिया ओ ए का स्केयर, वो किसके बराबर होगा, बाकी दो लाइनें जैसे कि ए एम और ओ एम, इनके स्केयर के बराबर होगा। तो ए एम का स्केयर प्लस ओ एम का स्केयर आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं, ओ ए तो हमने मालूम करनी है, ए से एम वो हमने निकाली थी 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओ एम आप यहाँ से भी देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ओ एम कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ओ एम की जगह पर आ गया 4। इसका स्केयर लें, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, ये एज इट इज़। फिर एज इट इज़ इसका इनको जमा किया 25 आ गया। इनका जो स्केयर है वो ख़त्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो यहाँ भी आ गया अंडर रूट और यहाँ भी आ गया अंडर रूट। अंडर रूट स्केयर को कैंसिल करेगा तो सिर्फ ओ ए बच जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 25 का 5 आता है। तो 5 सेंटीमीटर हमें पता चल गया हमारी लाइन है ये वाली। तो इसका रेडियस कितना हो गया फिर, 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ओ से ही रेडियस था, तो यही हम मालूम कर रहे थे, हमने कर लिया। इसी बात को लिख देते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो जो मालूम करना था हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, इन अ सर्कुलर पार्क, एक पार्क है गोल शक्ल की, 2 benches आर प्लेस्ड सो डैट द कोर्स फाउंड बाय देयर पोजीशंस आर बोथ 10 मीटर। मतलब कि 2 बेंच पड़े हैं। मान लीजिए एक बेंच यहाँ पर पड़ा हुआ है पार्क के अंदर और एक बेंच यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप इन बेंचों के बिल्कुल सीध में आप लाइन ड्रा करें तो आपके पास कोर्स बन जाएंगी। और ये दोनों लाइनें हैं, ये जो दोनों कोर्स हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है, बराबर है, 10 मीटर। ये भी 10 मीटर है और इसकी लेंथ भी 10 मीटर है। ये भी ज़रा 10 मीटर जितनी बनाते हैं हम, तो ये भी हमारे पास है 10 मीटर। अब आगे वो कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच बेंच। आपने बताना है कि हर एक की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसके बारे में अपनी राय दें। मतलब ये जो कोड है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा आपने इस एंगल के बारे में बताना है और इस कोड का जो एंगल बनेगा आपने उसके बारे में भी बताना है कि ये एंगल्स क्या बराबर होंगे, डिफरेंट होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोड्स बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। ये बाकायदा थ्योरम भी है और मतलब 2-3 थ्योरम है, उनमें से ये रिजल्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। बुक में लिखे हुए हैं, समटाइम एक तरफ ही लिख दिया जाता है इसे कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब आपको जवाब यही है इसका कि इसके एंगल्स भी क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे या बराबर होंगे। अब इसको ज़रा तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के मेथड से। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे सिंस जैसा कि बोथ बेंचेस फॉर्म इक्वल कोर्स ऑफ 10 मीटर, के दोनों बेंचेस जो हैं वो 10 मीटर की बराबर कोर्स बना रहे हैं इन द सेम सर्कुलर पार्क, एक ही पार्क के अंदर, इक्वल कोर्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इक्वल कोर्स जो होती हैं वो इक्वल एंगल ही बनाती हैं सेंटर पर। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच बेंच आर इक्वल, कि हर एक बेंच की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल होगा। बस हमें यही बताना था, यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमने देनी थी कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है। तो वो हमने लिख कर भी बता दिया और आपको समझा भी दिया, डायग्राम से भी ये बात समझ आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मूव करते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है जी, जन्नत इज डिजाइनिंग अ ट्राइंगुलर गार्डन विद कॉर्नर, कि जन्नत एक ट्राइंगल गार्डन बना रही है जिसके 3 कॉर्नर है, ए बी और सी।
बता दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स पे बता दिए। कैन शी इंस्टॉल अ सर्कुलर फाउंटेन दैट टचेज ऑल थ्री कॉर्नर, क्या जन्नत कोई गोल किस्म का सर्कुलर फाउंटेन इसके साथ अटैच कर सकती है जो कि तीनों को टच कर रहा हो? तो बेसिकली इसका वैसे जवाब है कि हाँ कर तो सकती है, क्योंकि एक थ्योरम है जो हमने पढ़ा है कि आपका जो सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर सकता है एक ही टाइम पर। अब बस हमें ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब यह है कि तीनों डिफरेंट पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही लाइन में हो। अगर तो तीनों एक ही लाइन में होंगे तो फिर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों में से सर्कल गुजर सके। हाँ, डिफरेंट पोजीशन पर है तो फिर गुजर सकता है। अब ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है बल्कि नॉन को लीनियर है? अब इसके लिए हमें स्लोप मालूम करना पड़ेगी। स्लोप हमें बता देगी, अगर तो इन दोनों की स्लोप बराबर आती है ना, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, तो अगर दोनों की स्लोप बराबर आएगी इसका मतलब है कि दोनों एक ही लाइन पर है और दोनों को लीनियर है। अगर स्लोप डिफरेंट आ गई तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग जगह में और अलग अलग जगह है, तो फिर वहां से सर्कल पास कर सकता है एक सर्कल। तो ये हम पहले प्रूव करेंगे कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, पहले तो ये मालूम कर लेते हैं हम। तो उसके लिए हमने पहले तीनों पॉइंट्स लिख लिए, अब इनकी स्लोप मालूम करेंगे। चेक वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय फाइंडिंग दी स्लोप, तो चेक करेंगे क्या ये कोलिनियर है स्लोप के तरीके से। तो सबसे पहले मैं ए और बी वाले पॉइंट्स की स्लोप मालूम करता हूँ। स्लोप कैसे आती है कि आप वाई वाले पॉइंट्स को माइनस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं एक्स वाले पॉइंट्स के साथ। तो वाई में इसका वाई वाला पॉइंट 4 है, इसका 1 है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसका एक्स वाला पॉइंट 4 है और उसमें से माइनस करूंगा इसका एक्स वाला पॉइंट वो 2 था, तो 4 माइनस 1 3 हो गया और 4 माइनस 2 2 हो गया। तो ए बी की स्लोप आ गई। इसी तरीके से बी सी की भी स्लोप हमने निकालनी है। तो अब ये रहा बी और ये रहा सी। इसका वाई पॉइंट 5 है, तो 5 माइनस बी वाले का वाई पॉइंट 4 था, डिवाइडेड बाय इसका एक्स पॉइंट 1 है और इसका एक्स पॉइंट 4 है, तो माइनस 4 आ गया। ऊपर माइनस किया तो 1 आ गया, नीचे माइनस किया तो माइनस 3 आ गया। अब दोनों की स्लोप डिफरेंट आ गई तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स। अब डिफरेंट पॉइंट्स है तो यहाँ से हमारा सर्कल पास कर सकता है। अब इन्हीं सारी बातों को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जैसा कि स्लोप ए बी बराबर नहीं है स्लोप बी सी के, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसलिए देयरफॉर यस जन्नत जो है वो क्या कर सकती है, जन्नत कैन इंस्टॉल अ सर्कुलर फाउंटेन टचेज ऑल थ्री कॉर्नर। तो जो जन्नत है वो ऐसा सर्कुलर फाउंटेन इंस्टॉल कर सकती है जो कि तीनों पॉइंट से गुजरता हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, सिंपल सा था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ जी टू कोड्स पी क्यू एंड आर एस। तो मान लीजिए आपके पास ये सेंटर है और इसकी दो कोड्स हैं, एक ये है और एक ये है। ए का नाम है पी और क्यू, मतलब यहाँ पे पी मान लें, यहाँ पे क्यू है, और एक है आर और एस। आगे वो कहता है ईच मेजर 18 सेंटीमीटर, और दोनों की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे वो कहता है इफ द डिस्टेंस, अगर इफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 7, कि ये जो पी से क्यू वाली लाइन है कोड है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये रहा सेंटर, यहाँ से ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है। तो आपने ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर एस, आपने बताना है कि आर एस का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से। तो वैसे एक बात ध्यान में रख ले, हमने ये थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, अभी मैं लिखूंगा भी यहाँ पे, अगर दो कोड्स बराबर हैं लंबाई में तो उनके सामने जो सेंटर है, सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है वो भी उनका बराबर होता है। मतलब अगर पी क्यू 7 सेंटीमीटर है तो आर एस भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। दोनों का डिस्टेंस 7 ही होगा क्योंकि दोनों की कोड्स आपस में इक्वल है। अब इन्हीं सारी बातों को बस आपने लिख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ कोड पी क्यू वो है 18 सेंटीमीटर लिख लिया। आर एस की लेंथ भी 18 सेंटीमीटर था क्योंकि दोनों की उसने कहा कि 18 सेंटीमीटर है। अब आगे है जी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी से क्यू का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो कितना था, 7 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने लिख लिया। अब जैसा कि हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, अब थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर सर्कल की दो कोड्स कंग्रेंट है मतलब बराबर है, देन दे विल बी, तो वो क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों का सेंटर से फासला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिहाजा P से Q का डिस्टेंस अगर 7 सेंटीमीटर है तो R से S का डिस्टेंस भी
मतलब आर एस वाली कोड का डिस्टेंस भी क्या होगा, ये वाला सेंटर से 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ आर एस फ्रॉम दिस सेंटर, वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो बस यही आपका जवाब है, ऐसे ही आपने बता देना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ जी, अ ट्री ब्रांच लाइज अक्रॉस अ सर्कुलर पॉन्ड। तो आपके पास एक तालाब है गोल, और उसके एक जगह पर कोई दरख्त मौजूद है, दरख्त की कोई शाख मौजूद है, वो मान लीजिए वो यहाँ पे वो दरख्त मौजूद है। फॉर बीइंग अ 20 सेंटीमीटर कोड, और ये जो दरख्त है ये 20 मीटर की कोड बना रहा है। तो यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ या इधर के कोई सीधी लाइन ड्रा करें तो 20 मीटर की ये आपके पास कोड बन जाएगी। ठीक है, तो ये जी हमारे पास 20 मीटर की कोड आ गई। अब आगे वो कहता है मयरिंग रोड हैविंग लेंथ 10 मीटर। आपके पास एक रोड है जो कि 10 मीटर लंबा है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड फ्रॉम द सेंटर। इस तालाब के सेंटर से इस कोड के ऊपर वो परपेंडिकुलर है वो रोड, मान लीजिए वो रोड ये है, और इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो ये 10 मीटर इसकी लेंथ होगी, और इस पूरे की लेंथ जो थी वो 20 मीटर थी। तो 20 मीटर आपके पास इस कोड की लेंथ होगी। आपने क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड, आपने बताना है इस पॉन्ड का रेडियस क्या होगा। मान ले रेडियस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ तक का भी हो सकता है, बाउंड्री लाइन तक डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसे हम रेडियस कहते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये काम पहले वाले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, सेम वही बातें हैं। सबसे पहले तो इसे लेबल कर लेते हैं। आप इसे ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, ये मिड पॉइंट है इसे एम कह दें, और ये आपके पास सेंटर आ गया ओ। अब इन बातों को लिख देते हैं। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो ओ से ए है, रेडियस ओ से ए है ना ये वाली लाइन, तो ओ ए हमने मालूम करना है। इन चीज़ों को लिख दिया। लेट ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बॉन्ड, कि ओ ए इसका रेडियस है। और लेंथ ऑफ द कोड, कोड की जो लेंथ थी ये भी वो 20 मीटर थी, वो हमने लिख ली। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दरमियान से जो डिस्टेंस था ओ से एम वो कितना था 10 मीटर, तो वो भी हमने लिख लिया। अब अगली बात क्या है जी, सिंस जैसा कि हम जानते हैं ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये जो ओ एम वाली लाइन है ये ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात उसने खुद कही थी ना कि आप मेजरिंग रोड 10 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द कोड, कि रोड कोड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रोड ये थी और कोड ये थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रोड है इस कोड को दरमियान से बराबर हिस्सों में काट दिया, जितना ये हिस्सा है उतना ही ये वाला हिस्सा होगा। तो टोटल इसकी लेंथ 20 मीटर थी, तो आधे हिस्से में 10 बचेगा, आधे में भी 10 बचेगा। लेकिन हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिखेंगे इस तरीके से कि हमारी ए से लेकर एम वाली साइड कैसे आएगी। अगर हम ए बी को डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो अगर ए बी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और वो आधी साइड किसके बराबर होगी, ए एम के बराबर होगी। मतलब ए बी को हाफ किया 2 पे डिवाइड करके, तो आधी साइड बच गई ए से एम तक। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे। ए से बी जो लेंथ थी वो 20 मीटर थी, तो यहाँ पर आ गया 20, बाकी सब वैसे ही 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर हमारे पास ए एम की वैल्यू आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला काम देखें, आपके पास ये वाली साइड भी पता है और ये भी पता है, दोनों 10 10 है, और आप इस साइड को पैथागोरस की मदद से अप्लाई मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रही है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस पर पैथागोरस थ्योरम इजीली लग जाता है। यही हम काम करेंगे कि ट्राइंगल ए एम ओ, ये देखें ए एम ओ, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने वाली लाइन ओ से ए, इसका आप स्केयर लें, ओ ए का स्केयर ले लिया, बाकी दो लाइनों के बराबर होगा। बाकी दूसरी लाइन कौन सी है, ओ एम और ए एम, तो बाकी दूसरी लाइन थी ए एम का स्केयर प्लस ओ एम का स्केयर। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ से तो हमने मालूम करना है, ए एम हम निकाल चुके हैं 10 10 आ गया, ओ एम की वैल्यू भी 10 थी 10 आ गया। इनके स्केयर ओपन किए तो 100 100 आ गया, ये भी एज इट इज 100 प्लस 100 200। इनका स्केयर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया, और इस साइड पे भी आपने अंडर रूट ले लिया। 200 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 14.14 मीटर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ओ एम आ जाएगा। इस तरीके से आपने ओ एम की वैल्यू निकाल दी। अब ओ एम की वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें पता चल गया कि ये जो रोड था वो जो सॉरी ओ एम नहीं है, ओ ए की वैल्यू है। हाँ जी, हमने ओ ए की वैल्यू निकाल लिया, और हमें पता चल गया ओ से ए क्या है, इसका रेडियस है, और वो कितना आ गया हमारे पास 14.14 आ गया। तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया द रेडियस ऑफ दी सर्कल, सर्कल का रेडियस, यहाँ कह लेंगे पौंड का जो रेडियस था, पौंड ही लिख देते हैं, या सर्कुलर पौंड लिख देते हैं, पौंड लिख दिया हमने। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द पौंड वो है 14.14,
मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ चुके होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ जी, आ स्टील बार 6 मीटर लॉन्ग लाइज इनसाइड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर विद एंड ऑन दी सर्कल। क्या आपके पास एक स्टील बार है जो कि सर्कल के अंदर मौजूद है। मान लीजिए वो स्टील बार यहाँ पर ही मौजूद है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये रही आपकी वो स्टील बार और इसकी लेंथ है जी 6 मीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर इफ हर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दी बार इज 4 मीटर। वो कहता है कि अगर इसका दरमियान से जो फासला है, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है जी 4 मीटर है। तो आपने इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल सेम वही काम करना है जो हमने इससे पहले किया। तो बस वही स्टेप है, उनको रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने नाम दे देते हैं ना डायग्राम को, तो नाम भी वही दे देते हैं जो पहले दिए थे, ए बी, दरमियान वाला पॉइंट एम हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। तो सबसे पहले हमने जो मालूम करना है वो रेडियस है, वो ओ से ए बनता है। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, लेट ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर स्ट्रक्चर का ओ ए हमारा रेडियस है। और लेंथ ऑफ द कोड की लेंथ दे दी थी 6 मीटर, वो लिख ली। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था फ्रॉम सेंटर वो था ओ एम, वो 4 मीटर था, वो भी हमने लिख लिया। अगली बात कि जैसा कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ से एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ओ एम ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, दरमियान से काट दिया। तो फिर बाइसेक्ट कर दिया तो आधा हिस्सा यहाँ पे आधा हिस्सा यहाँ पे बचा होगा। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ए से एम वाली लाइन मेरे पास कैसे आएगी, ए से एम वाली लाइन ऐसे आएगी कि मैं ए बी को 2 पे डिवाइड कर दूँ। मतलब ये ए बी पूरी लाइन थी, इसको 2 पे डिवाइड करने का मतलब है हाफ कर दूँ। हाफ कर दूंगा तो ये ए से लेकर एम वाली मेरे पास लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन, ये वाली। इसी बात को हमने लिख दिया कि ए एम को अगर हाफ करें 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास कौन सी लाइन आएगी, ए एम वाली लाइन आ जाएगी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए एम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। हमें पता चल गया कि ए से एम वाली जो लाइन है ए एम वो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया जी 3 सेंटीमीटर। बस अब ये मालूम करना है ना हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ओ ए आ जाएगा। अब जैसा कि हमारी जो ट्राइंगल है ए एम ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 के सामने वाली लाइन, अब 90 एंगल यहाँ पे बनेगा, इसके सामने लाइन है ओ ए। इसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो सामने वाली लाइन ओ ए का स्केयर बाकी दोनों लाइनें, मतलब ए से एम और एम से ओ या ओ एम, इनके स्केयर के बराबर आएगा। तो ए एम स्केयर प्लस ओ एम स्केयर, वैल्यूज पुट कर दें आप। ए से एम हमारे पास 3 था तो इसकी जगह पर 3 आ गया। ओ से एम, ये देखिए ओ एम हमारे पास 4 था, यहाँ से भी देख सकते हैं ओ एम 4 है, तो इसकी जगह पे 4 आ गया। स्केयर लिया, 3 का स्केयर आ गया 9, 4 का स्केयर 16, ये एज इट इज, दोनों को जमा किया 25। अब इनका स्केयर खत्म करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो इधर भी आ गया अंडर रूट और यहाँ पर भी आ गया अंडर रूट। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल बचेगा ओ ए। यहाँ पर 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आ गया। तो ओ ए आने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल गया हमारा रेडियस कितना है, वो भी ओ ए था ना, तो वो कितना आ गया 5 आ गया। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है 5 मीटर है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होगा। अब जो क्वेश्चन थे वो तो सारे हो चुके हैं आपके, अब सिर्फ रह गया एमसीक्यूज। अब उन पे एक नज़र लगाते हैं और फिर अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू था, निशान मैंने लगाया, बस मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आंसर है ये आए कैसे हैं। निशान तो आप खुद भी लगा सकते हैं, पीछे मौजूद है। अच्छा लिखा जी, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट। आपने करेक्ट वाला चूज करना है। जैसे पहले एमसीक्यूज है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। सिंपल, ये देखें ये सेंटर है और सेंटर से लेकर इसका सर्कमफेरेंस, ये बाउंड्री लाइन को कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स आर, के अगर दो सर्कल के रेडियाई सेम है, तो अगर दो सर्कल के रेडियाई सेम है तो वो सर्कल भी सेम सेम होंगे ना। मान लीजिए दोनों सर्कल है, इसका भी रेडियस जितना है उसका भी रेडियस जितना है, तो उनके हर चीज फिर सेम होगी, तो आल इक्वल आएगा। अच्छा जी, आगे वो करता है बात, दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। इस पे बात हो चुकी है ऊपर
कि सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। अच्छा, ये डेफिनेशन भी हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं ना तो ये बेसिकली डेफिनेशंस का भी काम कर रहे हैं, तो आप इनको एमसीक्यू से भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बाकी बुक में भी आपको मिल जाएंगी। आगे वो कहते हैं एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का कोई भी हिस्सा हो उसे हम आर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये सर्कल है ना, ये सारा हमारा सर्कमफेरेंस है, लेकिन अगर हम इसका कोई हिस्सा काट लें यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना हिस्सा ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस ना हो, उसका कुछ हिस्सा कटा हो, उसे हम कहते हैं आर्क। वो कहता है द डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, सॉरी डायमीटर नहीं, कोड है कि ऐसी कोड जो कि सेंटर से गुजरे उसे हम डायमीटर कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बताया था, डेफिनेशन बुक में मौजूद है, तब मैं बात की थी। देखिए ये सेंटर है ना सर्कल का, ये होगी कोड, और ये भी कोड है, लेकिन ये कोड जो है सेंटर से गुजर रही है, तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, डायमीटर। यही उसने बात दिख रही है यहाँ पे, तो डायमीटर होगा। नेक्स्ट है दी फिगर व्हाट इज ए बी। इस डायग्राम के अंदर ए से बी जो है वो क्या होगा, ये ए से बी आपके पास क्या होगा, एक आर्क होगी, मतलब बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है, यहाँ से यूं ये ए से बी ये बनता है, तो ये आपके पास क्या है, एक आर्क है, क्योंकि अभी बताया सर्कमफेरेंस का कुछ हिस्सा ले ले तो वो क्या बनता है, आर्क बनता है, तो आर्क आ गया। नेक्स्ट वो कहता है इन द गिवन फिगर, इसी तस्वीर के अंदर मेजर आर्क क्या होगी, मेजर आर्क क्या होगी आपके पास, देखें ये रहा बी, और अब इसका एक एक ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए से बी, देखिए ए बी तो छोटी सी आर्क है, ये तो मेजर नहीं होगी। आ गया बी सी, अगर बी सी की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली आर्क है। उसके बाद आगे बात करें बी डी सी की, मतलब बी डी और सी, मतलब बी से शुरू हो रही है पहले डी तक, डी से फिर आगे सी तक, यहाँ तक, इस मुकम्मल आर्क की वो बात कर रहा है। अच्छा, और एंड पे क्या है, ए से डी, ए से डी तो सिर्फ इतना इतना हिस्सा बनेगा ना। अब देखिए कौन सी बड़े वाली आर्क है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो बी से शुरू हुई है और डी से आगे सी तक गई है, तो ये आपके पास बड़े वाली आर्क है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये हमारी मेजर आर्क है, बी डी सी। आगे वो कहता है डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू थ्री नॉन को लीनियर पॉइंट्स, के एक सर्कल जो है वो तीन पॉइंट से गुजर सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि तीन, अगर कोई भी तीन नॉन को लीनियर पॉइंट्स है तो उन तीनों में से कोई ना कोई सर्कल गुजर सकता है। आगे वो कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड ऑलवेज पास थ्रू डैश ऑफ द सर्कल, के अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर कोड है, मतलब कोड परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपके पास अगर आपके पास ये कोड है, सॉरी ये सर्कल है आपका, सर्कल ठीक कर लेते हैं, ये आ गया हमारा सर्कल और ये आ गया कोड। अब इस कोड के ऊपर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल सीधी 90 के टाइप, लेकिन परपेंडिकुलर भी क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर, ऐसा बाइसेक्टर जो कि दरमियान से इसको कट कर रहा हो, तो ये दरमियान यहाँ बनता है, यहाँ से सीधी लाइन में ड्रा करूंगा तो ये जो सीधी लाइन है ये सेंटर में से गुजरेगी, ठीक है, हमेशा सेंटर में से ही गुजरेगी, यही बात उन्होंने लिखी है कि ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर, सेंटर में से गुजरेगी। आगे वो कहते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सारे एंगल्स को जमा करें तो वो 360 आता है, ये तो बात बहुत दफा पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ आपके ये न्यूमेरिकल इसके जो एमसीक्यू थे वो भी कंप्लीट हो गए, आपकी ये जो रिव्यू एक्सरसाइज थी ये भी सारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझे होंगे। कहीं पर भी इशू आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ आती है तो इसको फिर शेयर लाजमी किया करें, और आप मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।